अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, 4 जून को जब से परिणाम आया है, एक शब्द है जो बड़ा प्रचलित है, भीतरघात। किसने किसके साथ कर दी? और एक नया शब्द भी आ जाया है, जयचंद। क्यों आया है, किसके लिए आया है, और क्या ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जब से उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बीजेपी में भीतरघाती और जयचंद तलाशे जा रहे हैं। और अपने यहाँ ही नहीं, सहयोगी भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं जयचंदों को तलाशने की। क्या वाकई में बीजेपी को कोई बड़े भीतरघात का सामना करना पड़ा? बहनों भाइयों, आप में से बहुत लोग को याद होगा, मैंने तब भी कहा था चुनाव के दौरान भी कि बीजेपी को भी वही बीमारी लग गई जो विपक्ष को कभी हुआ करती थी, भीतरघात की, गुटबाजी की। बीजेपी उत्तर प्रदेश में उसी का घनघोर सामना कर रही है। आज चर्चा भीतरघातियों पर। बहन भाइयों, भीतरघाती और जयचंद ये उत्तर प्रदेश में इन दिनों परिणाम आने के बाद बड़ा प्रचलित शब्द है और इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि जो हारा है उसके लिए ये 2 शब्द रामबाण हैं। ये कहकर वो अपने सारे कर्मों कुकर्मों से पल्ला झाड़ लेता है, अपनी हार को भी जस्टिफाई करता है और ये बताता है सब जयचंदों ने किया। जयचंद एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जिसको लेकर हर कोई जिसकी आड़ में अपनी हर गलती को छिपा लेना चाहता है, हर धोखे को छिपा लेना चाहता है, हर नकारात्मकता को छिपा लेना चाहता है और अपने लिए गए गलत फैसलों को भी जयचंद की आड़ में छिपा लेना चाहता है। बहनों भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय भी नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी पैमाने पर भीतरघात का सामना करना पड़ा, गुटबाजी का सामना करना पड़ा और जयचंदों की तो भरमार है। लेकिन ये पहलू कब जागृत हुआ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2019 में जनरल इलेक्शंस में भीतरघाती नहीं थे? तब क्या जयचंदों की कमी थी? भाई तब कम रहे होंगे लोग, थोड़ा अभी ज़्यादा आ गए हैं, यही तो फर्क हुआ है। लेकिन क्या 2019 और 22 में ये जयचंदों ने या भीतरघातियों ने कोई काम नहीं किया जो 2024 में किया? हुई है भीतरघात, वो स्वाभाविक है। जब भी कोई पार्टी सत्ता में रहती है, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं इतनी भीषण और इतनी विकराल होती हैं कि वो गुटबाजी में कब पता चल जाती है पता नहीं चलता, और कब अपने ही पैर काटने लगती है ये भी नहीं मालूम चलता। ये तब पता चलता है जब परिणाम आते हैं। ताजा मसला है संगीत सोम और संजीव बाल्यान का, और उसमें एंट्री हो गई है राष्ट्रीय लोकदल की। जब ये 2 दिग्गज लड़ रहे थे, बाल्यान और संगीत सोम, एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, एक दूसरे को कसूरवार बता रहे थे, तो संगीत सोम ने आरएलडी पर भी सवाल खड़े किए। वही सवाल जो मैंने 4 तारीख को डिबेट में अनिल दुबे से पूछा था कि भैया अपनी 2 जीत के निकल गए हो, इनकी तो सब हार गए अगल बगल। तो संगीत सोम ने कहा ये तो मलाई खा के निकल गए, बीजेपी तो हार गई, कोई फायदा नहीं हुआ। ये ऐसा बीजेपी का मत है, बीजेपी के पूर्व विधायक का मत है। तो राष्ट्रीय लोकदल ने कहा संगीत सोम जयचंद है। क्या है? जयचंद। और काफी भला बुरा आरएलडी ने भी कहा। और बीजेपी के अब तक 8 से 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, राजवीर सिंह राजू से लेकर साक्षी महाराज से लेकर बड़े बड़े नेता भीतरघातियों से परेशान हैं और बयान दे रहे हैं कि हमको किसी और ने नहीं, भीतरघातियों ने हराया। क्या ये वाकई में सच है या सिर्फ सिक्के का एक पहलू है? एंटी इनकम्बेंसी, शिक्षा, रोजगार, काम धंधे की कमी, नकारात्मक माहौल, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं, अग्निवीर, क्या ये सब मुद्दा नहीं था? क्या भीतरघाती बीजेपी के भीतर इतने ताकतवर हैं कि वो बड़ी माइटी पॉलिटिकल पावर बीजेपी को हरा सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये बड़ी अचरज भरी बात है, क्योंकि लोग तो कहते थे कि नहीं नहीं, बीजेपी तो का एक ही प्रत्याशी है, वो है कमल। लेकिन कमल फिर अपने दम पर क्यों नहीं जीत पाया? इसका मतलब भीतरघाती कमल पर भारी हैं। ऐसा अगर ये प्रत्याशी लोग जो चुनाव लड़े हैं
उनकी बात तो मानी ही जानी चाहिए। तो अब 2-3 फैक्टर हैं आज की डिबेट में। एक, राष्ट्रीय लोकदल के आने से बीजेपी को फायदा हुआ कि नुकसान? तो बात तो जो है संगीत सोम वाली कुछ ज़्यादा ठीक लग रही है, लेके निकल गए, फंस गई बीजेपी। राजभर काम नहीं आए, निषाद काम नहीं आए, अपना दल अनुप्रिया पटेल किसी तरह गिरते पड़ते जीती। यानी बीजेपी के लिए सहयोगी दल लाइबिलिटी हो गए, असेट नहीं बने। क्या ये सच है? परिणाम से तो यही लग रहा है। चाहे आप वाराणसी देख लीजिए, पटेलों का देख लीजिए, भूमियारों को देख लीजिए, राजभर का देख लीजिए। इवन कि राजभर जी के सुपुत्र जो खुद लड़ रहे थे वो हार गए, निषाद जी के सुपुत्र लड़ गए थे, खुद हार गए। अनुप्रिया पटेल किसी तरह जीत पाई, बगल वाली सीट हार गई रॉबर्ट्सगंज। जयंत चौधरी इस मामले में ठीक रहे, 2 लेके निकल गए। बीजेपी कैराना हार गई, बीजेपी मुजफ्फरनगर हार गई, बीजेपी नगीना हार गई, सहारनपुर भी हार गई। और भाई बागपत और बिजनौर लेके मंत्री कहाँ? केंद्र में, और एक राज्य में भी मंत्री। तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं की पीड़ा क्या गलत है? और अगर कोई पीड़ा कहे तो उसे जयचंद कहा जाएगा। कुछ स्टेटमेंट सुनिए, आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मैंने तो आज तक आप लोगों से नहीं कहा मुझे संजीव बालियान जी ने चुनाव हराया। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि संजीव बालियान जी के कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए काम नहीं किया। मैं अगर कोई बात भी कहनी होती है तो अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ। मैं चुनाव अपनी कमी से हारा हूँ, अपनी कमी दूर करूंगा। लेकिन नुकसान तो हमें हुआ, लेकिन उसका नुकसान का कारण लोकदल है मैं ये नहीं कह सकता। वो जांच का विषय क्यों हुआ। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के हैं, और संगीत सोम को जयचंद कहने वाले रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर लीडर हैं और व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हिलाल अहमद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और केपी मलिक साहब जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं बहनों भाइयों, और मैं रोहित अग्रवाल से ही पहली बात कर लेता हूँ। क्या संगीत सोम जयचंद है? आप अपने बयान पे कायम हैं, या अगर आप अपनी बात से पलटना चाहते हैं तो इस वक्त तत्काल पलट सकते हैं? ब्रिजेश जी, देखिए, जो भी बयान मुझे देना था वो मैं बयान दे चुका हूँ ऑलरेडी, और संगीत सोम जी ने जो बयान राष्ट्रीय लोकदल के लिए दिया है वो आपत्तिजनक था, उसके एवज में ये बयान दिया गया है। तो इसमें कहीं कोई पलटने और वो वाली बात नहीं। आपने अपने चैनल पे वो बयान चलाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी ने जहाँ जहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कदम रखा वहाँ वहाँ एनडीए जीता। चाहे वो बागपत हो, बिजनौर हो, मेरठ हो, अमरोहा हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, अलीगढ़ हो, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल ने हर सीट के ऊपर जहां माननीय जयंत चौधरी जी के कदम पड़े, जहां उनके चरण पड़े, वो सीट एनडीए जीत के आया। तो ये कहना कि राष्ट्रीय लोकदल ने अपने सहयोगियों को मदद नहीं की, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका वक्तव्य जो था स्टार्टिंग का, वो उससे मैं सहमत नहीं हूं। और अगर वो कोई भी कहता है, और ये चीज तो संजीव बालियान जी से पूछ लीजिए कि मुजफ्फरनगर सीट पे राष्ट्रीय लोकदल का साथ था कि नहीं था। तो संगीत सोम जयचंद कैसे हो गए? नहीं, उन्होंने विरोध किया। हाउ डेयर यू, आपने कैसे कहने का साहस किया इतने बड़े नेता को? साहस तो कर ही दिया ब्रजेश जी, साहस तो कोई वो है नहीं। वो तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो तो आपने भी बाइक चलाई है। दूसरी बात ये है कि जो संजीव बालियान जी हैं, जयंत चौधरी आपसे ये बयान क्यों दिलवा रहे हैं? नहीं, मुझसे किसी ने कोई बयान दिलवाया नहीं। देखिए, मेरे पार्टी का अपना पद है, और जब मैंने राष्ट्रीय लोकदल के विरोध बयान जयंत चौधरी नहीं, क्या जयंत चौधरी संगीत सोम को अपमानित करना चाहते हैं?
देखिए हमें वो इस कद के नेता नहीं है संगीत सोम जिसपे अरे? इतनी बड़ी बात आप करिए। अरे? संजीव बालियान जी ने खुद संगीत संगीत सोम सोम क्या के लिए फिर क्या रिपीट- कहा है ये आपने भी बाइट में चलाया है। वो तो संजीव कह रहे हैं बालियान जी हरवाया खुद है कह हमको। रहे हैं। इतना बड़ा नेता हरवा सकता है तो बात किसी को। खत्म हो गई। फिर तो जो मैंने कहा है वो बात सिद्ध होती है पूरी तरीके से। अगर संजीव बालियान जी जो कि वहां के प्रत्याशी थे वो कह रहे हैं उनके लिए, तो ये बात सिद्ध होती है। इसमें फिर इसमें हमारी पार्टी का कहां से लेना देना आ जाता है? हम तो अपनी भाई, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई विवाद नहीं है, हमारा एनडीए से कोई को विवाद आप नहीं है। कैसे जयचंद कह सकते हैं? अरे भाई ये तो संजीव बालियान जी से पूछिए ना कि उन्होंने क्यों कहा कि संगीत सोम जी ने हरवाया है मुझे। तो संगीत सोम जी ने हरवाया और राष्ट्रीय लोकदल ने उनकी पूरी मदद की है। संजीव बालियान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। कैसे तो मान बात ही हो खत्म हो सकता गई। है 2019 का बदला ले लिया हो आपने? नहीं देखिए ये कुछ नहीं होता। जब गठबंधन होता है तो खुले दिल से होता है और वो हमने आपको रिजल्ट हमने तो ये सीट कौन गिनवा सा दी। गठबंधन है कि एक हमने तो सीनियर आपको लीडर- सीट सुन तो गिनवा दी। लीजिए। हमने तो आपको सीट गिनवा सुन तो दी ब्रजेश लीजिए, जी। सुन तो लीजिए। बागपत, बिजनौर, मेरठ, अरे अमरोहा, हो गया। बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, तरफ हाथरस, देखिए। मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, ये अलवर, WhatsApp मैसेज से बीकानेर, काम नहीं चलेगा। अरे सुन तो फरीदाबाद, जिस सीट का नाम लीजिए वो सीट एनडीए जीत के आया ओके, है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप शुरू करो। हाँ जी बिल्कुल शुरू करिए। मुजफ्फरनगर क्यों हारे? नगीना क्यों हारे? मुजफ्फरनगर क्यों हारे? तो कंप्लीट संजीव हो बालियान जी जाने ने खुद दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। तो कैराना क्यों हारे? नहीं कैराना क्यों हारे ये समीक्षा का विषय है। अब 100% रिजल्ट तो नहीं दे सकते। अच्छा, जहां पे सहारनपुर क्यों हारे? नहीं ये 100% रिजल्ट तो नहीं दे सकते ना। क्यों? कोई भी व्यक्ति अरे अगर आसपास की सीट तो 100% जिताओ। रिजल्ट तो राष्ट्रीय लोकदल ने दिया है ना अपना अपना भाई, दिया है ना। हमने तो 2 की 2 अगर- सीटें जीती है और हमने अपने सहयोगियों का भी 100% रिजल्ट के इतना आसपास लेके आ गए हम। इतना उद्वेलित क्यों हो नहीं, रहे ब्रजेश जी, देखिए, हैं? ऐसा मुद्दा ही लगता है है किसी ये। ने पिन चुभा दिया नहीं, आपको। बिल्कुल, सुन बिल्कुल। लीजिए, सवाल ले लीजिए। आप अपनी सीट बागपत बिजनौर जीत गए, कहिए हाँ। ठीक, तो कारण क्या है कि ये मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना और सहारनपुर आपको हार खाली गए? मुजफ्फरनगर और कैराना दिख रही है और मुझको तो मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अरे अलीगढ़, आपका हाथरस, क्या मथुरा, रखा है गाजियाबाद, फतेहपुर सीकरी? बुलंदशहर में? अरे वो तो आप हमारा नहीं कुछ थे, नहीं है, तब तो भी फिर- 4 फिर लाख तो से हमसे जीते कोई- थे। अरे भाई ये सामने बैठे आपसे क्या समाजवादी मतलब पार्टी है? के प्रवक्ता सरदना पूछ लीजिए कि अतुल प्रधान का खुद का बयान है कि राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के कारण हम सीट जीत के आए थे। तो ये तो हमारा गढ़ है भाई। वही तो मैं हमारा गढ़ है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा गढ़ है। हमारा गढ़ तो हम जितवा के दिए हैं सुन तो ना। लो, इतना उद्वेलित क्यों हो रहे हो? नहीं, नहीं, विचलित क्यों हो इतना? हम क्यों विचलित तो होंगे? सुन लो, पर एक सवाल, हाँ। अगर आपकी इतनी धाक थी तो जो आपकी पार्टी की राजधानी वाला क्षेत्र है मुजफ्फरनगर क्यों हार गए? वो तो मैं बता तो रहा हूं कि तो संजीव बालियान जी बता रहे हैं खुद। वो तो आपने भी बाइक अच्छा, चलाई है कि वो सहारनपुर क्यों हार गए? नहीं वो समीक्षा का विषय है, समीक्षा करेंगे। मतलब ये NDA जो में भी हारे वो होगी और समीक्षा, भाजपा में भी समीक्षा और होगी। आप जहां ये जीते हैं कह रहे हैं हमने जिता दिया है। अरे यही तो है यहाँ ना? तो माननीय जयंत चौधरी जी के स्वयं कदम पड़े हैं जो सीटें मैं बता रहा हूँ आपको। बीजेपी की कृपा यहाँ से पे जहां जिसके- जहां सुन लो जहां बात। जहां माननीय जयंत चौधरी सुन जी तो के लो। कदम पड़े हैं वो सीटें हम जीत के आए हैं। इतना तिलमिला क्यों रहे हो? जो खुद बीजेपी की कृपा से 2 मेंबर आप पार्लियामेंट चुन कर आया हो, वो आज कह रहा हमने बीजेपी को ब्रजेश जिताया जी, है। आप कह सकते हैं, आपकी टर्मिनोलॉजी हो सकती है, परंतु जब गठबंधन कृपा होता है तो सम्मान बीजेपी होता की। है। ये सम्मान होता है, ये वो तो- सम्मान होता है एक दूसरे का जब तो गठबंधन उनके होता है। नेता को जयचंद कहोगे? 2022 में समाजवादी पार्टी उनके और नेता राष्ट्रीय को लोकदल ने एक जयचंद दूसरे का कहोगे? सम्मान किया था और 2024 में मेरे से बात करो। भाजपा ने और राष्ट्रीय लोकदल ने एक दूसरे का सम्मान किया उनके है। नेता को जयचंद कहोगे? उन्होंने जो राष्ट्रीय वैसे लोकदल के लिए आपको मैं समय terminology देता हूं, use आप की- चाहें तो बात से पलट के माफी नहीं, मांग सकते हैं। मैं नहीं किस चीज के लिए मैं माफी मांग लूं? वो क्या आपने राष्ट्रीय गाली लोकदल दी? के लिए उन्होंने जो बयान दिया उसके लिए वो माफी मांग ले तो मैं माफी मांग लूंगा। उन्होंने जो राष्ट्रीय लोकदल के लिए बयान दिया है वो माफी मांग लें उस बयान के लिए। मैं किस चीज के लिए माफी मांग लूं? मैंने क्या चीज गलत कह दी? जो संजीव बालियान कह रहे हैं ये वो तो मैंने कहा है। गठबंधन तोड़ने वाली आप भाषा नहीं, बात कोई कर ये रहे हो। गठबंधन से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। संगीत सोम इज नॉट अवर गठबंधन। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गाली दोगे उनके नेता? नहीं नहीं उनका नेता तो संजीव बालियान जी से पूछिए ना कि वो क्या कह रहे हैं, उससे हमसे क्या लेना देना है? ताजा ताजा मंत्री बने आप, क्यों मतलब उसमें नहीं नींबू हमसे निचोड़ कोई रहे मतलब हो? नहीं है। मैं तो देश के युवाओं को बधाई देता हूं कि एक शिक्षित मंत्री उनको राज्य मंत्री के रूप में आज मिला है। जो हमारा जिनके प्रवक्ता बीजेपी नेता जो को हमारा जयचंद कहते हैं। स्किल नहीं देखिए ये ब्रजेश जी गलत टर्मिनोलॉजी है। ये हैं? एक शब्द आपने पकड़ लिया है, एक शब्द आपने पकड़ लिया है, परंतु ये और गलत क्या टर्मिनोलॉजी करूं, है। मतलब पूरी पुस्तक देखिए- लेके चलूं? नहीं देखिए ये तो संजीव अच्छा, बालियान हीरो जी वाजपेयी बेहतर को बता बुला रहे हैं। लेते हैं, उनको हाँ। बुरा लगा है नहीं, वो खुद ही बता देंगे। हीरो वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। ये क्या हो गया इन लोगों, कैसी भाषा, कैसी शब्दावली और किस तरह का आचरण ये लोग कर रहे हैं भाई? ये गलत है ये वाजपेयी जी। देखिए, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के बीच में है और जो बयानबाजी हो रही है वो व्यक्तिगत है, चाहे कोई भी कर रहा हो, चाहे इस पक्ष से और चाहे उस पक्ष से। गठबंधन के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी और लोकदल है। अब संगीत सोम बयान दे या रोहित अग्रवाल बयान दे या संजीव बालियान कोई अपनी पीड़ा बताएं,
सबकी बात पार्टी में रखी जाएगी। पार्टी अपने ढंग से आत्मलोकन, आत्मचिंतन, समीक्षा सब कुछ करेगी। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जनता जनार्दन है, चुनाव में उसने जो मैंडेट हमें दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। कहीं हमारी सरकारें भी बनवाई हैं और कहीं हमें कम भी किया है। हम अपनी चीजों की समीक्षा करेंगे। हम ये मानते हैं कि मोदी जी का मैजिक पूरे देश में है, योगी जी का मैजिक है, क्या कमियां हुई उन पर हम पर ये चिंतन हफ्ता करेंगे। भी नहीं रही बीता बात ये शब्दावली इस तरह की, से ओपन डिबेट्स में, ओपन टेलीविजन स्टेटमेंट्स में एक दूसरे के लिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, ये आपको बुरा नहीं लगता ये सब सुनकर? ये देखिए, ये बिल्कुल नितांत गलत है। मुझे लगता है कि हम गठबंधन के रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए साथ हुए थे और उसमें दोनों पार्टी के नेता जुटे हुए हैं। अगर बीच में कुछ लोग इस तरह आपसी स्कोर करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं तो ये दोनों दलों के लिए गलत है। मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए और गठबंधन के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपनी निजी बात अपनी पार्टी में रखनी चाहिए और पार्टी के अंदर जो निर्णय हो उसको स्वीकार करना चाहिए। पार्टी के अंदर समीक्षा होती रहती है, चाहे लोक दल हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी। और ये कैसी भाषा है कि हम यहाँ गए तो हमने ये जिता दिया, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड लेके आए अगला आदमी और कह रहा है ये जिता दिया, ये जिता दिया, ये जिता दिया, यूपी जिता दिया, राजस्थान जिता दिया, हरियाणा जिता दिया। और मैंने पूछा ये बगल वाली क्यों हार गए, तो कह रहे वो समीक्षा का विषय है। देखिए, मुझे लगता है रोहित अग्रवाल जी के पास जो डिबेट करने आए पार्टी का अधिकृत बयान नहीं रख सकते। उन्हें अपनी बात जो करनी है वो अपनी ही करेंगे। वो अच्छी बात कर रहे हैं कि हमने जिता दिया। हर आदमी कहता हमने जिता दिया, हरा दिया तो उन्होंने कहा नहीं कि मैंने हरा दिया। हाँ, वो कहते हैं कि जो सीटें हार गए उसकी समीक्षा होगी। पर मैं मानता हूं कि जो बयानबाजी हो रही वो पार्टी की तरफ से अधिकृत बयानबाजी नहीं है, चाहे वो संगीत सोम करे और चाहे रोहित अग्रवाल। तो आप रोहित अग्रवाल की गारंटी कैसे ले सकते हो? नहीं है। आप अपनी पार्टी की ले सकते हो, अगला आदमी तो ठसक के साथ टीवी पे बैठ के अभी डिबेट में अगला आदमी वही बात कह रहा है। देखिए, वो कहने के लिए स्वतंत्र है। आपने उन्हें बुलाया है तो मैं उनका मुंह तो बंद नहीं कर सकता और जो उनको लगता है वो अपना कहने को स्वतंत्र है। पार्टी लोक दल उनका संज्ञान लेगी कि पार्टी के किस तरह से वो गए चैनल पे और उन्होंने बात स्वीकार की। वो नहीं नहीं, तो क्या अब ये आपसे पूछकर डिबेट करेंगे? आप तय करोगे कि लोक दल में कौन किसको नोटिस होगी, कौन निकाल दिया जाएगा, क्या आप तय करोगे? नहीं ब्रजेश जी, हम तो आपके चैनल में भी तय नहीं करते कि विषय क्या होगा। आप विषय तय करते हैं, हमको डिबेट में बुलाते हो जैसे चाहते हो। तो आप क्यों कह रहे हो कि लोक दल इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा? नहीं, मैंने नहीं कहा कि लोक दल इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लोक दल भी अपनी समीक्षा करेगा कि इस गठबंधन के लिए कौन कैसी वाणी का प्रयोग कर रहा है। गठबंधन अगर लंबा चल रहा है और अच्छे से जीत के आया है और सरकार बनाई है, उस गठबंधन में आदरणीय जैन जी शामिल हैं, तो मुझे लगता क्या है कि आप ऐसा मानते हो कि रोहित अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि रोहित अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई, ये विषय लोक दल का है। मेरा मानना यह है कि हमारी पार्टी के नेता अगर कोई बयानबाजी सार्वजनिक मंच पे कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए और जो लोग भी कर रहे हैं उन्हें अपनी शिकायत करनी चाहिए। पार्टी है, इतना बड़ा दल है, गठबंधन है, हमारे अनुशासन सीमित है, उसमें मामला जाएगा, जो चीज पाई जाएंगी उनकी जांच होगी, जांच होने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। कोई अब आपने इतनी सख्ती से ये बयान दे दिया है, पार्टी के खिलाफ काम किया जी। आपकी बात सुनने के बाद रोहित अग्रवाल का तो पूरा फ्यूज ही उड़ गया। देखो चेहरा कैसे उतर गया है। हो गई तसल्ली? रोहित का चेहरा नहीं उतरना चाहिए। फ्यूज यूज नहीं उड़ता, उड़ गया इनका फ्यूज। नहीं फ्यूज यूज नहीं उड़ता ब्रजेश जी, हम पावर हाउस हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इसका मतलब कि जयंत ने कहलवाया है। नहीं, ये अगर आप पावर हाउस खुद को बता रहे हैं, देखिए कह रहे हैं मैं फ्यूज नहीं हूं, मेरा पावर हाउस हूं। ये तो इसका मतलब जयंत चौधरी ने कहलवाया है। तो ये मैं गठबंधन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। पहली चीज ये है कि गठबंधन में माननीय जयंत चौधरी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। अभी वाजपेयी जी ने क्या कहा कि लोक दल को संज्ञान लेना चाहिए, अनुशासन समिति कार्रवाई करे। नहीं, उन्होंने तो संगीत सोम के लिए भी तो कहा है कि संगीत सोम नहीं, वो हमने अपने बयान के लिए भी अच्छा। समीक्षा होनी चाहिए। तो वो तो उन्होंने अपने 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 विधायक के लिए भी कहा है, पूर्व विधायक के लिए जो हार गए थे 2022 फ्यूज उड़ गया है कुछ। 2022 में जो हार गए थे उनके लिए कहा है उन्होंने ना, फ्यूज उड़ गया। अभी हीरो वाजपेयी जी ने कहा है कि उनके खिलाफ भी पार्टी के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। किसके? संगीत सोम, जो कि 2022 में अपना चुनाव खुद हार गए थे और 2024 में भी वो अपनी विधानसभा खुद हार गए। 2-2 सीट जीत के निकल गए और ये सब 5 सीट हार गए बेचारे।
नहीं कुछ आप नहीं पर ना हो ऐसा, कार्रवाई। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता मैं इस पार्टी का मामले में गठबंधन वाजपेयी जी के साथ पूरी खड़ा तरीके हूं। से एक ये दूसरे नहीं के साथ चलेगा। इंटैक्ट है। ओके, पूरी तरीके दीपक से एक रंजन दूसरे जी के को साथ लाया इंटैक्ट जाए। है और एक दूसरे का सम्मान करते थैंक यू हैं। दीपक रंजन जी, शुक्रिया आपका। ये तो झंझट शुरू हो गया अब आपके तो हैं? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बढ़ रहा है। अगला आदमी कह रहा है मैं पावर हाउस हूँ आरएलडी का। जैन चौधरी से ऊपर है, पावर हाउस तो समझते थे। क्या जैन ने कहलवाया इनसे? अब जैन चौधरी जी के नीचे अगर पावर हाउस है तो भाई जैन चौधरी जी क्या है ये वही बता सकते हैं। खैर ब्रजेश जी, आज तृतीय बड़ा मंगल है, मैं आप सभी को उसकी बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ जो है जोड़ तोड़ मिली जुली सरकार जो बनी उसको भी मैं बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ कि जनता के लिए बनी, जनता की उम्मीदों पे खरी उतरेगी। और देखिए ये कोई नई बात नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको याद होगा संत कबीर नगर में शायद 2019 का मामला था या 2020 का मामला था, क्या कार्रवाई हुई थी विधायक के खिलाफ। हालांकि अब वो सांसद जी श्री त्रिपाठी जी आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन किस तरीके से क्या जो अब भीतर घातियों ने आपकी मदद ली? क्या बीजेपी के भीतर आपने भीतर घाती तैयार की है? ऐसे आरोप लग रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमारे आरएलडी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि सरथना में, देखिए हम लोग एहसान फरामोश लोग नहीं है। सरथना में अतुल प्रधान ने जो है कहा कि हम जीत गए, हम इनके वजह RLD से की चुनाव मदद से। जीते। तो इसका मतलब है कि अब की बार भी इन्होंने मदद की सरथना में, अब की बार भी सरथना लोकसभा में जीती है। हैं? इसका मतलब इन्होंने मदद की है। भाई इन्होंने भी कहा ना कि अरे, हमने मदद की थी तब तुम। तो भैया एक सेकंड रुको। तो जयचंद कहाँ है फिर? अब ये तो यही बताएंगे, जयचंद जैसा वक्तव्य भाई यही इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर हाउस, हम लोग तो बहुत हैं? छोटे से कार्यकर्ता, हमारी और ये? हैसियत नहीं पावर हाउस बनने और ये? की। जी किसके पावर हाउस हैं? पावर हाउस हैं, अपनी पार्टी के हैं। खुद कभी इन्होंने कहा कि हम पावर हाउस हैं। हम फ्यूज़ नहीं उड़ता है, लेकिन बड़े बड़े पावर हाउसों का फ्यूज़ उड़ते देखा गया है। बड़े बड़े पावर हाउस का फ्यूज़ उड़ा है। ये ओवरटैक कर रहे हैं या वाकई में इनके अब आज- भीतर पीछे पावर है? अब आज पता नहीं क्या हो गया है इनको। अब ये भाई देखिए इनका अंदरूनी मामला, बीजेपी की समस्या, उसमें आरएलडी को कूदने क्या जरूरत थी। जो सत्यता है ब्रजेश जी वो ये है। अरे कि अगला आदमी आरएलडी को भला बुरा कह रहा है तो रोहित क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? अरे तो वो कह रहे हैं आरएलडी से कुछ तो नहीं आज हुआ, ये- जीत के आज- निकल आज गए। देखिए, आज क्या ब्रजेश- गलत किया रोहित आज अग्रवाल ब्रजेश ने? जी ये कह रहे हैं सब कोई उसके ऊपर चिल्लाए पड़े हो देखिए आप लोग। ब्रजेश जी आज ये कह रहे हैं कि आदरणीय जयंत चौधरी जी के कोई चिंता की बात आदरणीय नहीं, मोदी जी के संबंध नहीं, नहीं। संबंध पहली बहुत चीज तो अच्छे हैं। समाजवादी पार्टी हमें बोलने ज्ञान ना दीजिए, बोलने दे। दीजिए। हमें समाजवादी संबंध- पार्टी से ज्ञान की संबंध- जरूरत नहीं संबंध है। बड़ा- देखिए इनका कहीं ना कहीं दर्द है। एक टिकट जीतने, एक सीट जीतने वाला कैबिनेट मिनिस्टर, 100% रिजल्ट लाने वाला। देखिए जयंत चौधरी जी हम लोग के पुराने मित्र हैं, आज भी हम उनके शुभचिंतक हैं। एक जीतन राम मांझी जी अकेले जीत करके आए कैबिनेट, और नहीं, हम 100% सबकी शुभेच्छा है कि वो कैबिनेट बने। मैं हिलाल अहमद जी को आमंत्रित करता हूं। 100% सीट उत्तर लाने प्रदेश में वाले कांग्रेस को कमेटी के राज्य प्रवक्ता मंत्री हैं। एमओएस। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली में थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी की सीट से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री को हरा देती 2-3 लाख वोट से। क्या प्रियंका गांधी के सामने ये प्रस्ताव कांग्रेस में रखा गया था कि वो काशी यानी वाराणसी से चुनाव लड़ें और वो उन्होंने मना कर दिया? सच है ये? देखिए, क्योंकि राहुल जी ने एक बयान दिया है और राहुल जी कहते हैं अगर वो वहां से लड़ती, प्रस्ताव था या नहीं था, उसके ऊपर कोई चर्चा हुई या नहीं हुई, अगर इसको पब्लिक बताने में स्टेटमेंट इतने बड़े लीडर दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रस्ताव था, वरना कोई यूं ही तो अपनी बहन या पार्टी की इतनी बड़ी लीडर के लिए तो नहीं बोलेंगे। अब ब्रजेश जी आप पत्रकार हैं और आप निश्चित रूप से उसके माने मतलब निकाल सकते हैं। हमको ये स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल भी ये स्वतंत्रता नहीं है हमको। अगर कुछ ऐसा प्रस्ताव था उसके अंदर, उसके ऊपर राहुल जी ने कहा है तो इसके बारे में राहुल क्या जी आपने जानते हैं या बीजेपी के प्रियंका जी भीतर जानते घातियों की मदद ली जीतने के लिए? अब रही बात ये जो भीतर घातियों की बात की जा रही है, तो देखिए वो हारे हैं, अपने कामों से हारे हैं। बेशक जनता ने उनको हराया, अगर इतनी ताकत संगीत सोम में होती तो वो खुद जीत गए होते। वो खुद तो जीत नहीं पाए, हराएंगे क्या किसी को? एक बात। दूसरा ये कि शायद रोहित जी ने जो आरएसएस का स्वतंत्रता काल में कार्यकाल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जयचंद का शब्द का इस्तेमाल किया है। और हम आपकी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति इतना बड़ा बयान जब तक कि उसके मुखिया का उसके सर पे हाथ और ना हो, अगला वो आदमी नहीं दे कह रहा सकता है कि मैं पार्टी का पावर हाउस हूं। नहीं मैं एक सेकंड रुक जाओ, सफाई थोड़ी देर में देना। हिलाल साहब, अगला आदमी जी, कह रहा है मैं अगर- पावर हाउस हूं। हम उसकी बधाई देते हैं इनको, और इस बात की भी बधाई देते हैं इनको भी और इनके नेता को भी कि उन्होंने ये हिम्मत की कि उस बात को आकर के पब्लिकली कहा। निश्चित रूप से इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इसके लिए रोहित जी कोई शर्मिंदा होने की जरूरत मुझे नहीं पता है। नहीं जो क्यों जिसने लग रहा है भाई पूरी साहब, हमें MCB आपसे ने बधाई किया। की जरूरत नहीं है, ना हमें आपसे किसी आप शुभकामनाओं की जिसने जो जरूरत किया, है। ऐसे आप क्यों? अपनी जिसने पार्टी की जो पहला समीक्षा राउंड किया, आप करिए। तो जानते उसके हैं, बारे में बता पहला दिया। राउंड है।
आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है पूरी एमसीबी ने डाउन हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी डाउन। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। देखिए, जो किया गया आरएलडी के साथ, उसके बाद ये बयान आना, जाहिर सी बात है जयंत जी तो दे नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करनी थी भारतीय जनता पार्टी को, वो उन्होंने रोहित को कहा, तभी अगला आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मैं तो पावर हाउस से वो बयान दिलवाया बिल्कुल है। ठीक है। और हम फिर मैं कह रहे केपी हैं, मलिक हम साहब को बधाई देते आमंत्रित हैं। करता हूं। ये बहुत दिन से हम बधाई देते दिल्ली के हैं भाग से रोहित जी छीका को और टूटने का RLD इंतजार कर रहे थे कि किस तरह ये लोग आपस में झंझट करें, और आज केपी मलिक एक हैप्पी जर्नलिस्ट है, वो खुश है कि ये झंझट शुरू हो गई है। आपने कैसे प्रिडिक्ट कर लिया था? मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था, इसीलिए आज आपको तकलीफ दी रात में। आपको कैसे एहसास था कि ये लोग झंझट कर लेंगे? ब्रजेश जी, मुझे तो 4 तारीख से पहले से ही पता है जिस तरह की स्थितियां मुजफ्फरनगर में हैं, और वो लंबे समय से चल रही हैं। ठाकुरों की पंचायत जिस तरीके से हो रही थी, संजीव बालियान का जिस तरह से स्थानीय लेवल पे जो है विरोध हो रहा था, तो हमें तो इस चीज़ का आइडिया था। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पे कोई बहुत विशेष संज्ञान नहीं लिया, और मेरा आज भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ से उम्मीदवार को बदलती तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे जीतती। एक तो बात ये है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा साफ गोई के लिए वाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वाजपेयी जी ने कहा कि ये सबका निजी बयान है। अगर जहाँ पे लोग कैंडिडेट जीत गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, वहाँ भी क्या भीतरघात हो रहा है? क्या वहाँ से तो कोई ऐसा आरोप नहीं लग रहा है? क्या उन्हीं सीटों पे लग रहा है जहाँ लोग हारे हैं? चाहे वो कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह हो, राजू भैया, चाहे वो साक्षी महाराज हों, ये ऐसी जगहों पे ही क्यों लग रहा है कि जहाँ से वोट कम हुआ है या चुनाव हारे हैं? और दूसरी बात ब्रजेश जी, आपने खुद 3 बार कहा है कि एक सीट की बात मत करिए आप। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें थी। नगीना तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें थी। तो राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटें बिजनौर और बागपत सीटें में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी। तो भारतीय जनता पार्टी को जयंत चौधरी के आने से कौन सा लाभ हुआ, कहां पे उनको फायदा हुआ, ये बताना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मानती है कि जयंत चौधरी को लेके कहीं ना कहीं लायबिलिटी उन्होंने ले ली है, और ऊपर से उनको मंत्री बनाया गया। अब आप देखिए कि कितने लोग शहीद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान, बागपत के सत्यपाल सिंह, और जो बिजनौर से भी जीत सकते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी शहीद हो गए। कैराना वाले शहीद हो गए, और अभी शहीद होंगे। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाट समुदाय से, वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए, वो भी शहीद होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को कौन सा फायदा हुआ राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से? हाँ, राष्ट्रीय लोकदल को बहुत अच्छा फायदा अगर हुआ। साथ नहीं आते तो हो सकता है कि पॉलिटिकल आज वो कैजुअलिटी केंद्र में मंत्री हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और बड़ी होती, नुकसान ज्यादा होता। आरएलडी को साथ लेने से हो सकता है जितना नुकसान हुआ उतने ही ठीक, उतने से ही बच गए। ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है। ब्रजेश जी देखिए, ऐसा है कि हो सकता है ये बात भी हो जाए, लेकिन इतना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वेस्टर्न यूपी में होता मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि आपके सामने है, चाहे वो कैराना हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो नगीना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें रही हैं। बिजनौर पे भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट रही है पहले। तो आप संगीत सोम के इस स्टेटमेंट पर सहमत हैं कि आरएलडी के साथ गठबंधन करने से बीजेपी को नुकसान हुआ है? आप एग्री करते हैं? देखिए, संगीत सोम का और संजीव बालियान का जो निजी मामला है, उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन इसका गुनाभाग करना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से राष्ट्रीय लोकदल का उनकी नज़र में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैंने मोटा मोटी आपको कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं लगता। और हालांकि मेरा ये भी मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल को भी बहुत बड़ा फायदा नहीं है अगर आप मंत्री पद छोड़ दें यूपी का और दिल्ली का। अगर अखिलेश के साथ वो जाते, उनको 7 से 8 सीटें मिल रही थी, लास्ट में तो अखिलेश 8 सीट देने को भी तैयार हो गए थे, और कम से कम 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल जीतती, तो उस स्थिति में तो राष्ट्रीय लोकदल को और फायदा हो सकता था। ये तो आप नींबू निचोड़ने वाली बात कर रहे लगाया है, न 9 मन तेल होता न राधा नाचेंगी। अब कह रहे हो 5 जीत लेते, ये चाची के मुंह से होती तो चाचा कहते हैं।
चाची और यहाँ की पावर मूछें हाउस होती तो कुछ और ही चाचा बात कहते कर हैं। रहे हैं। ये हमारा एक नहीं, आकलन ये है। गलत पावर हाउस टर्मिनोलॉजी कुछ और ही है, ये कह रहे गलत टर्मिनोलॉजी है ब्रिजेश जी। देखिए आप ही ने कहा clear- पावर हाउस। नहीं ये सर, ये अच्छा, देखिए, पहली वीरेंद्र जी आ चीज तो गए। ये है कि यहाँ पे ये भारतीय पावर जनता हाउस पार्टी है, और राष्ट्रीय ये लोकदल के पावर हाउस गठबंधन है। की कोई ये बात ही नहीं पावर हो हाउस रही होने से है। फायदा यहाँ ये पे जो होगा कि संगीत सोम वेस्टर्न ने यूपी राष्ट्रीय में लोकदल के लिए बयान दिया उसके लिए उनको जवाब बिजली दिया की गया कमी इस बार नहीं होगी। यहाँ पे ओके, कोई बीरेन भी जी आ गए। गठबंधन की बात नहीं हो अच्छा, रही। बीरेन जी को ले लें, हाँ, बिल्कुल करें बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब शांत होगा वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही। भाई वीरेंद्र जी बताइए, ये भीतर घाती शब्द इतना क्यों प्रचलित हुआ, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, और भीतर घात की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे, और ये जयचंद वगैरह भी शुरू हो गए। आज जयचंद पर भी काफी प्रमुखता से प्रकाश डालूंगा, लेकिन उसके पहले सुनिएगा कि युद्धों में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल चंदों से, और हर बार पराजय पाई है अपने ही घर के जयचंदों से। तो ये सब बड़ी कहानियां जयचंदों को लेकर रही हैं। लेकिन ब्रजेश जी, जब कोई पार्टी, कोई वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है, तब उसकी जो उसके भीतर गुटबाजी शुरू हो जाती है, जो टांग खिंचाई शुरू होती है, भीतर घात होता है, वो एक दिन बहुत बड़ा नुकसान कर देता है, चाहे कोई संगठन हो या पेड़ हो या कोई व्यक्ति हो। अच्छा, एक बात नेताओं में बड़ी कॉमन है, उनका मानना ये हमेशा रहा है कि भैया जब ये हरी हैं तब तो हम टिकट पाओ आगे, तो एक को तो निपटाओ पहले। तो इस चुनाव में तो निपटाने का बहुत काम चला है, बड़ा सिलसिला चला है। और भाजपा में भीतर घात पर बात हो रही है, ये बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि वो बहुत बड़ी पार्टी है, जब चाहे जिस पर अनुशासन से कार्रवाई कर दे। लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत तो दिखाई, चाहे संजीव बालियान है, चाहे राजवीर सिंह राजू भैया है, जो लोग कह रहे हैं, तो इस बात पर कम से कम ये भाजपा के मूल लोग हैं, इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि आज बीजेपी में भीतर घाती बैठे हैं, आस्तीन के सांप बैठे हैं। इन आस्तीन के सांपों को नहीं निकाल पा रही है पार्टी, रोज सैकड़ों लोगों को पार्टी ज्वाइन करा रही है, जिनकी छवि खराब है वो भी भाजपा में सवेरे 8 बजे से लाइन लग जाती थी, 9 बजे सवेरे तक, उसके बाद तब पाठक जी और भूपेंद्र चौधरी और केशव जी सब लोग जाते थे सभा करने। पहले 8 बजे से 10 बजे तक रोज सवेरे शामिल होने का कार्यक्रम चलता था यूपी में। तो ये थोक के भाव में हर तरह के लोगों को एकजुट करके भी भाजपा हार गई। अब बात आती है आरएलडी की, तो आरएलडी ने सबसे पहला भीतरघात अखिलेश यादव के साथ किया, जब उन्होंने राज्यसभा का सांसद बनाया जयंत चौधरी को, और उसके बाद फिर वो लोकसभा चुनाव में अपने फायदे के लिए वो चले गए भाजपा के गठबंधन में। आरएलडी 35 सीटों पर करीब लड़ी थी विधानसभा में, 9 विधायक उनके जीत के आए और 1 राज्यसभा उनको मिली, लेकिन उसके बाद संभावनाएं ज़्यादा नहीं थी। तो आप उसे भी भीतरघात की पहली श्रेणी में मान सकते हैं, जहां से उसने संजीवनी पाई थी। और आज तो खैर जयंत चौधरी की पार्टी इनाम पर इनाम पा रही है। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि आज जो पार्टी 5 साल पहले एकदम जीरो पर थी, आज उसको इतनी बुलंदी पर है। ब्रजेश जी, जयचंद के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं, और आज उस भ्रांति पर थोड़ा से 2 मिनट में प्रकाश डाल दूं कि जयचंद जो लोग कहते हैं कि दगाबाज और गद्दार समझे जाते हैं, ऐसा नहीं है। जयचंद उत्तर भारत के गढ़वाल वंश के राजा थे, और कन्नौज उनको उनके पिता ने राज के रूप में दिया था, और कन्नौज से लेकर बनारस तक जयचंद एक लोकप्रिय राजा के तौर पर रहे। जैसा कि इतिहास में, कहानियों में उन्हें गद्दार कहा जाता है, लेकिन इसका ना तो इतिहास के पन्नों में कोई जिक्र मिलता है, कोई प्रमाण नहीं है, और ना ही कोई तथ्य देखने को मिलता है। जयचंद एक वीर और प्रतापी राजा के तौर पर 1170 से 1194 तक, 19वीं तक उन्होंने राज किया है। तो क्या संगीत सोम को फिर वीर और प्रतापी समझा जाए, जैसा रोहित कह रहे हैं? देखिए, जयचंद इसलिए बदनाम हुए, रोहित ने तो गलत नियत से कहा। देखिए, जयचंद इसलिए बदनाम हुए कि उनकी बेटी जो है वो संयोगिता, वो पृथ्वीराज चौहान जो देश के शासक थे उनसे प्रभावित हो गई थी। वो कभी मिली नहीं, उनको मन ही मन प्रेम करती थी।
लेकिन जयचंद ने जब ये जाना तो उन्होंने उसका स्वयंवर कर दिया और उस स्वयंवर में पृथ्वीराज नहीं बुलाए गए, जिसकी वजह से पृथ्वीराज नाराज होकर संयोगिता को स्वयंवर के बाद उठा ले गए थे। और इस अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने उनकी बेटी को पृथ्वीराज अगवा कर ले गए, इसलिए उन्होंने मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाया था और बाद में पृथ्वीराज को हराया और फिर बाद में उनका राज भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने छीन लिया था। तो जयचंद कोई गद्दार राजा नहीं थे, अपनी बेटी को कोई उठा ले जाएगा तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज के दुश्मन से हाथ मिलाया था जी। अब संगीत सोम के खैर तो ऐसे कोई घटना नहीं हुई लेकिन विधानसभा तो हारे ही थे, तो दुश्मन से अगर मौके पे हाथ मिला लिया रहा है कोई तो उसको इतिहास में गद्दार लिख देना ये कहां तक जायज है। हीरो वाजपेयी जी की जान बची, सहमत है आपसे वो 100%। ब्रजेश जी, खाली कोई जाटे से गद्दारी हुई है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीतरघात और गद्दारी की बात आ रही है, इधर भी हुआ है। अरे भाई, बुंदेलखंड में भी बीजेपी हारी है, मध्य यूपी में हारी है, पूरब में भी हारी है, ओबीसी ने भी नहीं वोट दिया, मायावती का जादू टूट गया, दलित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर वोट दे आया। इसमें सब में अगर गद्दारी देखी जाए तो अब ये अपनी अपनी बात है, लेकिन चूंकि जो पहला चरण था जिसमें 8 लोकसभा की सीटें थी सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत भी था, पीलीभीत हार गए, पीलीभीत जीत गए और एक बिजनौर आरएलडी जीत गई, तो 6 में से 8 में से 6 हार गए। इस वजह से ये वहां से बवाल मचा हुआ है, लेकिन पूरा पश्चिम में भी तमाम सारी समस्याएं इसको देखना होगा। बीजेपी गद्दार ढूंढने के साथ ही अब जनाधार बढ़ाने भी ध्यान दे, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं बचा है और कहते हैं कि शेर के मुंह खून लग गया है और उसने अब घर देख लिया है, बार बार आएगा, तो 27 के चुनाव को तैयारी करना चाहिए। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि आदि मानव ने आग जलाई और बस्तियां आबाद हो गईं, और सभ्य मानव ने आग लगाई और बस्तियां खाक हो गईं। तो ये आदि मानव और सभ्य मानव के इतिहास की एक बहुत छोटी सी शब्दों की कहानी है। बहरहाल सुनिएगा, एक साहित्यकार ने लिखा है कि जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं वे कभी मीर जाफर तो कभी जयचंद होते हैं, और उनका कोई भगवान कोई रब नहीं होता, आस्तीन के सांपों का कोई मजहब नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और प्रेजेंट सिनेरियो सब के बारे में अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम हारे हुए कैंडिडेट्स इस बात को लगातार ओपन मीडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बीजेपी के भीतर हमें भीतरघातियों ने हराया, आपसी कलह और गुटबाजी के चक्कर में हार हुई, ऐसे कई स्टेटमेंट्स आए। लेकिन अब सहयोगी दलों के बीच भी रार बढ़ती जा रही है। नया स्टेटमेंट आया आरएलडी की तरफ से। रोहित अग्रवाल ने संगीत सोम को जयचंद कहा है और संगीत सोम ने कहा कि आरएलडी अपनी सीट जीत कर निकल गई, बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज हम चर्चा इसी विषय पे कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल खुद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बात अभी और बढ़ेगी? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है कि इस बात को गलत नैरेटिव दिया जा रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना आपस में नहीं है। यहाँ पे संगीत सोम ने जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर टीका टिप्पणी की थी उसके ऊपर ये बात खुल के कही गई, और ये बात संजीव बालियान जी द्वारा भी कही गई है कि संगीत सोम ने भीतरघात किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ने इसको उजागर किया है। अगर इन दोनों की अपनी व्यक्तिगत लड़ाई थी तो इनको अपनी व्यक्तिगत लड़ाई आपस में लड़नी चाहिए थी, उसको मीडिया में नहीं लाना चाहिए था। और जब इन्होंने जब संगीत सोम ने राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर टीका टिप्पणी की तो उसके एवज में जो उन्होंने कांड किया है वहां पे मुजफ्फरनगर में, उसके लिए जो उन्होंने भीतरघात किया है, ये बात बीजेपी कहेगी ना, भीतरघात किया। आप कौन होते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं, संजीव बालियान जी ने जो कहा है, में आप कह रहे हो कि संजीव बालियान जी ने जो कहा ये बात हीरो वाजपेयी कहेंगे ना।
संजीव बालियान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्याशी थे ना, वहां से चुनाव लड़ रहे तो थे। बीजेपी अगर कहे उन्होंने ना, कहा है तो बीजेपी अभी हीरो वाजपेयी ने क्या कहा कि भाई संजीव बालियान का व्यक्तिगत बयान। उस चीज से मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसके अंदर आप राष्ट्रीय लोकदल को खींचने की जरूरत नहीं है। और राष्ट्रीय लोकदल को जिस तरीके से संगीत सोम जी ने खींचा है वो गलत है पूरी तरीके से, और उसके ऊपर उनको जो टिप्पणी उनको दी गई है, जो जायज क्या होना चाहिए उनके साथ? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, वो अभी तो कह रहे थे पार्टी का मैटर है, उनकी अभी पार्टी का वाजपेयी मैटर जी है। आपके लिए तो कह रहे थे, नहीं, वाजपेयी जी क्या कह रहे थे, देखिए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कह रहे अनुशासनात्मक, ये राष्ट्रीय लोकदल को अपने इंटरनल मैटर्स सुलटाने आते हैं, राष्ट्रीय लोकदल अपने इंटरनल मैटर सुलटा लेगा और भारतीय जनता पार्टी भी सक्षम पार्टी है, वो भी अपने इंटरनल मैटर सुलटा लेगी। लेकिन ये मीडिया में इस तरीके का बवाल जो हुआ है, ये मुझे लगता है अगर संगीत सोम जी ने राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर टिप्पणी ना की होती तो शायद ये बवाल ना होता। तो इसलिए कहीं भी हमारे गठबंधन में कोई करार नहीं है। माननीय जयंत चौधरी जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है और हम वो केमिस्ट्री का सम्मान करते हैं, हम गठबंधन भाई आप थोड़ी सी बात इग्नोर भी तो कर सकते थे। आप इतना जंप करके इतनी अपमानजनक कमेंट्स करने क्यों चले? आप शांत भी हो सकते थे। अब ये तो संगीत सोम जी को देखना चाहिए था कि किस तरीके का उन्होंने कमेंट किया। मैंने तो नहीं कहा कि ये वो तो आप बूचड़ खाना चेतावनी चलाते हैं। हैं? नहीं, मैंने तो नहीं कहा वो बूचड़ खाना चलाते हैं। मैं तो चाहता तो बता सकता था। कौन चलाता है? संगीत सोम जी बूचड़ खाना चलाते हैं मुजफ्फरनगर में। अब ये चीज मैं कह सकता था, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो नहीं कहा ना। क्या चलाते हैं? कि संगीत सोम जी बूचड़ खाना चलाते हैं मुजफ्फरनगर में। अरे तो मैंने तो ये चीज नहीं कही आपसे। स्लाटर हाउस, स्लॉटर हाउस, तो ये चीज तो मैंने नहीं कही। तो अब ये चीज तो ये चीज तो हमने तो अपनी पूरी गरिमा रखी। हमने तो अपनी पूरी गरिमा रखी, पूरी बात रखी। कहाँ चला? अब ये तो देखने का विषय है। ये तो बात आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये तो देखने का विषय है। देखने का विषय देख लीजिए कहाँ चलाते हैं, तो गूगल कर लीजिए, आपके मोबाइल में बताएगा कहाँ चलाते हैं। वरना यहाँ पे वो केपी मलिक जी बैठे हैं, वो तो एड्रेस भी दे देंगे। हो गया? हाँ, बिल्कुल हो गया। वाजपेयी जी, ये कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं, हीरो वाजपेयी जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ये कुछ? देखिए, मुझे लगता है कि रोहित जी का भी कुछ अपना दर्द होगा, जिसलिए वो संगीत सोम और संजीव बालियान की जो भी बात हो रही है उसमें कूद पड़े। मुझे लगता है इसमें लोक दल का कोई लेना देना नहीं है, लोक दल का कोई लेना देना नहीं है इससे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात रही, हमारे पास लोग अपनी बातें कहेंगे, लिख कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन समिति है जिसमें वो मैटर आते हैं, बातें पूछी जाती हैं, लिखित लोगों को भेजा जाता है कि अपना स्पष्टीकरण लोक दल से और लोग स्पष्टीकरण हाँ, बिल्कुल हमसे कोई मतलब नहीं है। होते रहे। जब तक लोक दल का नाम उन्होंने नहीं लिया था हमने कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी। वो तो कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो लोक दल से कोई मतलब नहीं उस बात। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका लोक दल से कोई मतलब नहीं है। आप जो बयान दे रहे हैं उसका लोक दल से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। यही बात कही ना वाजपेयी जी आपने? हमने एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये जिम्मेदारी से कहता हूं कि रोहित का ये बयान रोहित की निजी कैपेसिटी में, इससे लोक दल का कोई लेना देना नहीं। नहीं, ठीक है, ये हीरो वाजपेयी जी का बयान है ना। आप उनका बयान अपने रिकॉर्ड में ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? यार आप वाजपेयी जी हैं। हाँ, हीरो वाजपेयी जी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना, तो ये आप बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ले सकते हैं। ये हीरो वाजपेयी जी का बयान है। मेरा और हीरो वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन इंटैक्ट है, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे का सम्मान करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपकी पार्टी वो चलाएंगे? नहीं, ये तो देखो, वाजपेयी जी बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और बड़ी गंभीरता से उन्होंने ये बात कही कि रोहित का जो बयान है वो आरएलडी का बयान नहीं। ये हमारी पार्टी, अगर आप में क्षमता हो तो आप कह दो ये बात। ये हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कि मेरा बयान मेरा निजी बयान है कि पार्टी का बयान है। ये हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, ये हीरो वाजपेयी जी डिसाइड नहीं करेंगे। नोटिस निकल गया आज। केपी मलिक साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जी, ये ज्यादा नहीं हो रहा है कुछ? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से ये रोहित इतना अडामेंट क्यों है इस बयान पे? आरएलडी क्या चाहती है? मैं आ रहा हूं ब्रजेश जी, उस पर मैं आ रहा हूं। लेकिन हीरो वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से कहा है कि उनकी पार्टी में बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इनके पास जो कमेटी है वो ये सारी चीज़ें इस तरह के केस देखती है।
यहाँ पे सबसे पहले तो संजीव बालियान को ही इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निजी तौर पे हमला नहीं करना चाहिए था, उसको शीर्ष नेतृत्व को ये चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। अब उन्होंने तो खाली आरोप लगाया मीडिया में। आज संगीत सोम ने अपने लेटर हेड पे दो पेज की चिट्ठी लिखी है, वो पढ़िए आप। ये तो आप रोहित की तरफ से बोलने लगे दूसरे राउंड में। जानकारी, और मेरा नाम ले रहे हैं कि एड्रेस मलिक साहब से पूछ लीजिए। नहीं, रोहित जी मुझे कह रहे हैं ना कि मलिक साहब से एड्रेस पूछ रहे। मेरे पास तो तमाम एड्रेस रहते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे पास तो संजीव बालियान के वो भी एड्रेस हैं जो मुजफ्फरनगर में चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ वो डिस्कशन करने हम लोग नहीं बैठे हैं। यहाँ ये है कि जिस तरह से पार्टी में अंतर विरोध शुरू हो गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये एक शुरुआत है। अभी आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के एलाइज हैं, गठबंधन हैं, उनको किस प्रकार का नुकसान इस तरह की चीज़ों से होगा आने वाले समय में, इस पे देखने की बात है। अब रोहित अग्रवाल जी का आज आपने नीचे नाम गलत लिखा हुआ है, आधा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आधा हिंदी में लिखा हुआ है। पहले तो प्रवक्ता लिखते थे, आज नेता लिखा हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या है इनका। तो वाजपेयी जी का आपने प्रवक्ता लिखा हुआ है, तो आप पहले ठीक करवाइए ब्रजेश जी अपने यहाँ, तो निश्चित हो जाए क्या है। आज तो ये भी एक चिट्ठी घूम रही है कि भाई जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के वही बोलेंगे, लेकिन ये तमाम चैनलों पे बोल रहे हैं, तो वो विषय नहीं है कि कौन कहाँ बोलेगा। अरे लेकिन मेरा कहना ये क्या बोल रहे हो आप? ये पर्सनल प्रदेश किसी के ऊपर अध्यक्ष आरोप हैं लगाना व्यापार ये सभा ठीक के, नहीं ये है। प्रवक्ता वक्ता से बहुत ऊपर की चीज है। और उन्होंने खुद ये तो कहा कि मैं राष्ट्रीय पावर अध्यक्ष हाउस भी हो हूँ सकते आरएलडी हैं, का। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अगले आदमी प्रदेश ने अध्यक्ष आपके हो, मुंह पर उससे कहा कि मैं पावर हाउस हूँ, अब आप कह रहे हो प्रवक्ता लिख दूं? इतनी छोटी बात। मैं भी कल को नहीं, आप हमेशा लिखते थे, मैं तो आज इसलिए टोका आपको। हमेशा नीचे लिखा रहता था, आपने पावर हाउस नहीं लिखा हुआ उस पर नीचे, ना अपने अध्यक्ष लिखा हुआ है। अपने नाम को चेक करिए, पावर हाउस लिखा है केपी मलिक साहब आपके नाम के नीचे। ये क्यों इस तरह का कमेंट कर रहे हैं मलिक साहब? मलिक साहब के नाम के नीचे पावर हाउस लिखा है। नहीं, मेरे नाम के नीचे तो पत्रकार लिखा। मैं तो बहुत छोटा, बहुत हल्का पत्रकार हूँ, मुझे पावर हाउस की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेरी औकात है पावर हाउस की। मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पावर बांट दूं। हमें तो ये खुशी हुई कि अगर आप पावर हाउस हैं तो कम से कम गन्ना किसानों को फायदा होगा, बिजली जाएगी नहीं और सिंचाई अच्छी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। यकीन मानिए गन्ना किसानों का बिल्कुल फायदा होगा और बिल्कुल 24 घंटा बिजली मिलेगी और गन्ने का रेट 400 पार जरूर होगा। सीटें हमारी भले ही 400 पार ना हुई हो, लेकिन इस बार गन्ने का रेट 400 पार पक्का होगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल सरकार में है और राष्ट्रीय लोकदल गन्ना किसानों के लिए काम करेगा। हाँ बोलिए मलिक साहब, क्या है इनका मामला, क्या है इनका? नहीं, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने ये कहना बंद कर दिया था कि इस बार 400 पार होंगी, लेकिन रोहित अग्रवाल जी लास्ट तक लगे रहे थे कि 400 पार होंगी, 400 पार होंगी। तो 400 पार देख ली, यूपी में भी बता रहे थे 70 अरे ये पार दोस्त है कि दुश्मन? आप कैसी भाषा बोल रहे हो? आपके सामने आप इनको तो क्या, आदमी को सोच समझ आप के, क्या चाहते क्या हो? मुझे लग रहा है आज भी सोच समझ के बोलना चाहिए। और हीरो वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये निजी बयान इस तरह के हैं, इनको भी उसमें नहीं कूदना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल का कोई लेना देना नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात है उसमें चिट्ठी लिखी जाए, बाद में बात हो, एकदम से आप मैदान में कूद जाएं, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हो सकता है राष्ट्रीय लोकदल की कोई रणनीति रही हो और उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो कि भाई, और फिर ये ढूंढा गया कौन सा क्रांतिकारी। अरे अगला आदमी अकड़ के बैठा है स्टूडियो में, आप कह रहे हो कि आरएलडी एक्शन लेगी। तो इसीलिए पावर हाउस ये कह रहे हैं, इसीलिए आरएलडी ने इनको निर्धारित किया है। मैं तो जो बाकी टारगेट किलिंग के लिए तो नहीं है कांग्रेस के, क्या टारगेट किलिंग के लिए तो रोहित का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? बिना मतलब टारगेट किलिंग तो नहीं है ये, बिल्कुल बिना मतलब फुटेज। ब्रजेश भाई, आपको एक शिकायत है। हाँ नहीं, ये तो राष्ट्रीय, अच्छा एक सेकंड मलिक साहब, रणनीति है। जरा हमारे दोस्त हिलाल भाई कुछ कह रहे हैं। हिलाल भाई बोलिए। जी ब्रजेश भाई, हमको आपसे एक शिकायत है। अरे प्लीज देखिए, रोहित अग्रवाल ने जो कहा है वो कब कहा? जब उन्होंने आरएलडी को कहा। उन्होंने रोहित अग्रवाल को तो कुछ कहा अरे नहीं। तो आपसे क्या मतलब है जी? आप दुश्मन कैंप में और उनकी तरफदारी कर रहे हो? नहीं, लेकिन जो बात रोहित ने कही है, आप उस बात को समझिए कि उन्होंने आरएलडी को कहा था, रोहित को तो कहा नहीं था। और आरएलडी की तरफ से रोहित बोले वहां। ये तो मतलब हफ्ते भर में क्या से क्या हो गए आप लोग, अभी भावुक ना हो जाएगा। वही बात रोहित ने भी कही है और आप सब उसके पीछे पड़े हुए किस बात के लिए? अरे भाई हमारा, हम क्यों पीछे पड़ेंगे? आप कैसी बात कर रहे हो? दोस्त है रोहित हमारा, कौन सी गलत बात कही? दोस्त है हमारा। उन्होंने कौन सी गलत बात कही है?
उन्होंने जो कहा है वो निश्चित रूप से आरएलडी के ऊपर जब अटैक हुआ तो आरएलडी की तरफ से वो बोले हैं, और क्यों नहीं बोलेंगे? अगर आरएलडी को कोई इस तरह के अपशब्द कहेगा, घटक दल है उनके साथ है, मर्ज नहीं हो गए उनके साथ, तो उनके मुंह में जबान भी है और उनके पास पूरे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स भी अब हैं। आप आगे मत बोलो वरना आंसू आ जाएगा हम लोगों को। क्या उनको चाहते हैं कि वो मंदिर का अब रुक जाओ वरना आंसू निकल पड़ेंगे। नहीं, आपने उनको मंदिर का घंटा बना रखा है, जो चाहे बजा दे। ना भाई, हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है, हीरो वाजपेयी और मैंने पूरी बात रखी है, कोई ऐसा नहीं है। भाई दीपक रंजन जी, ये झगड़े के तो बेनिफिशियरी आप हो, मुजफ्फरनगर जीते बैठे हो, तो भीतर घातियों ने मदद दी होगी तभी तो जीते हो। देखिए दीपक रंजन जी, आपसे शिकायत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बोलने जी, नट शल में जो इसका लब्बोलवाब निकल करके आ रहा है, ये निकल करके आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार जो है, इसका भविष्य कुछ नहीं है, ये मजबूत नहीं मजबूर सरकार है। और देखिए कैराना हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मुरादाबाद हो गया, सहारनपुर हो गया, हमारे पुराने साथी ने हमारी मदद की है। जो हमारे पुराने साथी हैं, संजीव बालियान खुद अपने घर की विधानसभा बुढ़ाना और चरथावल हारे हैं। हमारे साथी ने हमारी मदद की है ब्रजेश जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी समीक्षा और करेगी शहर ना जहाँ इस से चीज के। 70,000 की लीड रहती थी वहाँ मैच 800 से जीते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी ना। सरधना से जीत गए क्या? हाँ, आप ये भी तो देखिए ना, सरधना जीते हैं। सरधना से हारे हैं संजीव बालियान, अच्छा हारे हैं। सरधना से हारे हैं, और वो संगीत सोम जी उसको क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा चलो, हरवाया मैं है। लास्ट में आपको मौका देता हूँ कि आप चाहें तो अपना बयान बदल लीजिए और माफी मांग लीजिए। कौन, किस चीज की माफी? किस चीज की माफी? ब्रिजेश जी किस चीज की माफी मांग ले? अच्छा ब्रजेश जी, एक बार सेकंड रुक जाओ, एक कोई सेकंड। कुछ कहेगा और माफी भी उन्हीं का प्रवक्ता। अच्छा आप ना बोलो, आप आरएलडी में नहीं गए हो, आप आरएलडी प्रवक्ता नहीं। हिलाल साहब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, दो सांसद है, अभी भी टाइम है, माफी मांग के किस बाद चीज खत्म की? करो। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, किस चीज की माफी मांगने के लिए आप कह रहे हैं? जो गाली गलौज किए हो। कौन सी गाली गलौज की है? अभी अभी वीरेंद्र जी ने दोनों समीक्षा की। आखिरी में जो शायरी सुनाई उसके अंदर समीक्षा कुछ और थी, और उससे पहले जो समीक्षा की वो समीक्षा भाई कुछ देखो और हीरो थी। वाजपेयी जी, मैंने इनको हर तरह से चेक कर लिया। आप कुछ कहना हो तो बताओ, फाइनल बात 20 सेकंड। देखिए, मेरा मानना है कि देश में एक सरकार बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के निर्णयों को स्वीकार करती है। हम हर डिबेट में कहते थे जनता जनार्दन है, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम पालन कर रहे हैं, और जहां हम हारे हैं आत्मलोकन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे, और अपनों से जहां कहीं गलतियां हुई होंगी उन्हें सुधारेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है। हमने 2 राज्यों में सरकार भी बनाई है। इसी माहौल में हमने 2 राज्यों में, उड़ीसा में ऐतिहासिक सरकार बनाई है, धन्यवाद। अरुणाचल में सरकार बनाई है। तो हम कहीं जीते हैं, कहीं हारे हैं, लेकिन हम इसको स्वीकार करते हैं कि जनता जनार्दन है। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहन भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को तसल्ली से देखने के लिए। नमस्कार।